तो हमारे लिए लास्ट 90 डेज है, मैं यही बोलता हूँ कि सारे फ्रेंड्स के बर्थडे, रिलेटिव्स की शादी, दोस्त का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, फ्रेंडशिप डे, होली, सब कुछ आने वाला है। आई वुड सजेस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इट। लोग कुछ भी बोलने दो, एंटी सोशल बोलने दो, कुछ भी बोलने दो। 90 डेज बीजेपी कांग्रेस डिस्कशन नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है, स्लो डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोरोना वायरस का क्या हो गया। जब तक आपके लाइब्रेरी में किसी को कोरोना वायरस ना हो तब तक आपको पढ़ते ही रहना है। मतलब आई वुड सजेस्ट उस लेवल का डेडिकेशन लगने वाला है। Let's start. As you know कि अभी से नेक्स्ट 90 डेज और नेक्स्ट 3 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अभी ये टाइम ऐसा होता है कि जहां सब लोग मतलब गिव अप करना स्टार्ट करते हैं। There's always a tendency to give up during this time. And अभी से जो लास्ट फोर्स है into your preparation लगाना सबसे important है। As you go into the market from now onwards, you will see n number of materials coming on daily basis. Even target shots is coming. So नया मटेरियल आने वाला है and it's up to you. You should be smart enough to know कि क्या पढ़ना है क्या नहीं. And उसी में उस चीज को ही हेल्प करने के लिए we thought of taking this seminar and last day पर क्या करना चाहिए, last 15 days में क्या करना चाहिए, last जो exam day में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं that makes a lot of difference into your preparation. तो we'll start कि अभी से 90 days है and 90 days and how many major subjects. सबसे important आपको क्या करना है, आपसे कुछ जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए जो चीज पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री के लिए आपने क्या पढ़ा है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, न्यू एनसीईआरटीज पढ़ा है। सेकेंडली ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ा है आपने, 6 to 12 एनसीईआरटीज पढ़ा है, गोचिलियोंग पढ़ा है। नेक्स्ट पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा है, एनसीईआरटीज पढ़ी है आपने। जो भी स्टैटिक पार्ट है उसके लिए कुछ नया टॉपिक मत पढ़िए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी स्टैटिक चीज आपने पढ़ी है अभी तक, बी इट फॉर इकोनॉमी, you have referred to one source, you have to refer to the same source and revise multiple times. अब टाइम नहीं है कि आप कुछ नई चीज पढ़े। इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सोर्स ही डिफिशिएंट है, आपको पता है कि आपने इकोनॉमी के लिए कोई तो छोटी सी बुक पढ़ी है शंकर गणेश, कोई तो छोटी सी बुक पढ़ी है शंकर गणेश, या कोई एक छोटे से नोट्स पढ़े, तो यू शुड नो कि अगर मेरा सोर्स डिफिशिएंट है तो आपका सोर्स बढ़ाने की जरूरत है। एक तभी आपको नई चीज पढ़ना है। अगर आपको पता है कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है जो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे ज्यादा कुछ मत करिए। नए सोर्स पढ़ने से अच्छा है कि जितने ज्यादा न्यू आपके टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, उतना ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। तो मेक श्योर आपका फर्स्ट चीज आप याद रखना है आपके प्रिपरेशन में कि नो न्यू सोर्स फॉर स्टैटिक पार्ट। कितना भी अच्छे किसी के नोट्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको स्टैटिक के लिए नया सोर्स नहीं पढ़ना है। स्टैटिक के लिए एक ही चीज नहीं करनी है, वो है टेस्ट पेपर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिक के लिए कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में एक कुछ तो भी सोर्स, आपका बेस सोर्स चाहिए। लोगों का अलग अलग बेस सोर्स है। एक तो हिंदू हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, या किसी क्लासेस के नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि करंट अफेयर्स का पोर्शन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू कीप एनी आइदर ऑफ दिस एज अ बेस। आपका बेस सोर्स चाहिए जिसको आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है और आपको याद है। और जितने भी बाकी करंट अफेयर्स है, व्हाट यू नीड टू डू इज गो थ्रू द इंडेक्स ऑफ दैट। इंडेक्स। अब इंडेक्स पढ़ लिया और उसको पता चल गया ये नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और आपका मिस हो चुका है, तो पढ़ लिया। लेकिन क्या है कि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो यू नीड टू गो थ्रू ऑल द जितने भी मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर सोर्सेज जो सब लोग पढ़ रहे हैं, उसका एटलीस्ट इंडेक्स तो देखना जरूरी है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि एक जो क्लासेस वाले जो फेमस नोट्स है विजन आईएएस के, इट्स नॉट पॉसिबल दे वुड कवर एवरीथिंग एंड यूपीएससी इज डेफिनेटली टारगेटिंग दैट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज एटलीस्ट गो थ्रू द इंडेक्स ऑफ ऑल द, मतलब जो 2-3 मैगजीन्स या जो भी टारगेट शॉट्स हो गया, जो भी आपको लग रहा है उसके इंडेक्स गो थ्रू करोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि कोई चीज मिस नहीं हो चुकी। एंड करंट अफेयर्स को सिर्फ उतने नैरो पर्सपेक्टिव से मत देखिए। सपोज करंट अफेयर्स अभी सीएमएस हुआ, अभी क्या बोलते हैं बॉन 13 हुआ था, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। ऑपरेशन ट्विस्ट हो, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। और अभी रिसेंट में कोरोना वायरस है ना, तो कोरोना वायरस, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड क्या बोलते हैं उसको, एपिडेमिक एक होता है, पैंडेमिक होता है, एक एंडेमिक होता है। आपको पता चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस। थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना है, सिंप्लिसिटी एकदम बेस तक जाना है, तभी क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको पता है एपिडेमिक और एंडेमिक में डिफरेंस पता है? कितने लोगों को पता है एपिडेमिक एंड एंडेमिक में? व्हाट इज एपिडेमिक एंड एंडेमिक? क्वेश्चन आ सकता है ना कि मलेरिया इज एंडेमिक टू इंडिया। एंडेमिक मतलब दैट डिसीज हैपेंस ओनली इन दैट एरिया, दैट इज एंडेमिक। एपिडेमिक मतलब उसका सडन राइज इन नंबर। So when you when you see at the number of malaria, it becomes an epidemic during rainy season. डेंगू भी कब बढ़ता है? पोस्ट रेनी सीजन जब ये होता है।
तो यू शुड नो कि कोरोना वायरस डज इट ट्रांसफर फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, न्यूज में इट डज ट्रांसफर। तो आपको बाकी वायरल डिसीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि व्हाट इज हेपेटाइटिस, इज इट अ वायरल डिसीज और बैक्टीरियल डिसीज। आपको यू शुड साइमल्टेनियसली नो व्हिच आर द डिसीजेस। रेयर डिसीजेस पर गवर्नमेंट का फोकस है, दे आर आल्सो नोन एज ऑर्फन डिसीजेस, सही है ना। एंड नेशनल रेयर डिसीज पॉलिसी भी लेके आया। साइमल्टेनियसली कैंसर पर भी इसका इंपॉर्टेंस है। डज वायरस कॉजेस कैंसर, क्वेश्चन आ सकता है क्या? अब वायरस इतना न्यूज में है, कोरोना वायरस, डज एनी वायरस कॉजेस कैंसर? कितने लोग हाँ ऊपर, कितने लोग बोलते हैं हाँ इट कॉजेस कैंसर। एटलीस्ट फीमेल शुड नो दिस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेस सर्विक्स का कैंसर, हेपेटाइटिस बी कॉजेस लीवर कैंसर। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या? सिर्फ आपने क्या पढ़ लिया, यू जस्ट रेड अबाउट अ वायरस नोन एज कोरोना वायरस, बट थिंग्स कुड गो वे बियॉन्ड इट until you know कि यार एकदम बेसिक में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आपको सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन एंड आपको उसके बारे में नॉलेज पता ही चाहिए। यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू हैव नॉलेज ऑफ एवरी कॉमन थिंग प्रेजेंट अराउंड यू, एवरी कॉमन थिंग। नेक्स्ट कॉमन कैंसर जो, क्योंकि कैंसर द नंबर ऑफ डिसीज डेथ्स कॉज इन इंडिया बिकॉज ऑफ non-communicable diseases are rising day by day. Non-communicable diseases are rising day by day. 51% of deaths in India is because of non-communicable diseases. We in India have double burden of diseases. That is, we have not cured our communicable diseases and still have rising number of non-communicable diseases. One of the most common non-communicable diseases which India is diabetes हो गया, hypertension हो गया, and cancer हो गया. And do government of India has a policy for cancer? कोई plan पता है, action पता है? You should know. There is a plan, national program, and there is a PM fund. आरोग्य निधि, प्रधानमंत्री आरोग्य निधि to deal with cancer patient if they need any sudden assistance, in case of cancers. Are you trying to get कि how things would go? And one of the reasons अभी pangolin भी न्यूज में है। pangolin की बोला जाता है कि चाइना में लोग people are eating pangolins उसकी वजह से। we are not sure. Hello, we have Nivrutti sir here. And he's I don't, मतलब मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। he is an income tax officer, IRS officer of 2017 batch and serial prelims topper. serial मतलब वो क्या बोलते हैं, exceptional marks, secondly continuous interview दिया इन्होंने and very good marks in sociology and has been guiding students in Pune from long time, मतलब and most of you must be knowing about him and he's been associated मतलब with us for long time and well wisher also of target UPSC। मतलब मैं इनको क्या है कि कभी-कभी सिर्फ मेरा एक नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है with respect to I guiding you and I thought कि Nivrutti sir would be a different perspective. He's got ranked twice and मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने किया। तो I'll give a short perspective about my side and then I think so major part, क्योंकि I am there with you all the time, he's got time, जितना उनके busy schedule से हमको time मिला है, तो he would guide us after that. तो that's what I'm telling you कि आपको static part क्या है एकदम fix रखना है और multiple times उसका revision plus news आपने ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेस्ट पेपर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, एक सोर्स बेस रखिए, दूसरे सोर्सेस का इंडेक्स देख लिए। मतलब कुछ चीजें ऐसे मतलब लोकल स्टेट की न्यूज है बहुत सारी एंड स्टिल दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड अपने न्यूज़पेपर में या फिर नोट्स में। आपको एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता चाहिए कि कौन सी न्यूज, कौन से करंट अफेयर्स को पकड़ना है। कोरोना ऐसा वायरस है कि इंडिया इज रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने बोला इंडिया इज एट अ थ्रेट। और कौन सी डिसीज है जिसको इंडिया का थ्रेट है? रिसेंटली पोलियो हमने इरेडिकेट कर लिया लेकिन स्टिल पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में। देयर इज स्टिल चांसेस इंडिया में आ जाए। पहले कब ऐसा पैंडेमिक आया है? सार्स का आया है। सिमिलरली मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया है। यू शुड नो अबाउट वैक्सीन आल्सो साइमल्टेनियसली। जब वायरस आया है तो वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वायरस पर वैक्सीन निकल सकता है क्या? निकल सकता है। बैक्टीरिया पर निकल सकता है? डेफिनेटली निकलता है। कौन से इंद्रधनुष में कौन से नए वैक्सीन इन्वॉल्व है? रोटा वायरस नया वैक्सीन है, मीजल रूबेला नया वैक्सीन है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस नया वैक्सीन है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एक नया वैक्सीन है। तो आपको क्या पता चाहिए? आपको आई एम ट्राइंग टू टेल आपका दिमाग कितने डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, जब भी चीजें क्लैरिटी से ये होगी। एंड उसके लिए आपको कंटिन्यूस गूगल पर रहना जरूरी है या आपको सर्च करना जरूरी है कि यू शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड कि जितना नोट्स में दिया है, क्योंकि यूपीएससी उसके आगे जाता है। जितना नोट्स दिया है वो सबको आता ही है, सारे लोगों के पास नोट्स है आज इंटरनेट की वजह से, लेकिन यूपीएससी चेक करता है कि आप कितना इंक्विजिटिव हो। तो आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते समय नैरो पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स मत पढ़िए, जितना दिया है उतना मत पढ़िए। व्हाट वुड हैपन इज आपको एडिशनल चीजें पढ़नी है, इंडेक्स देखना है और आपको खुद पता चाहिए कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज नहीं इंपॉर्टेंट, कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं। तो फ्रॉम द नेशन पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, फ्रॉम नेशन पर्सपेक्टिव व्हिच न्यूज आर इंपॉर्टेंट एंड व्हिच न्यूज आर नॉट, आपको थोड़ा सा फिल्टर आउट करने में आपको खुद को थोड़ा सा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स यूपीएससी मतलब एंशिएंट मिडिवल इंडिया आर्ट एंड कल्चर थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दीजिए, एज आई ऑलवेज टेल यू, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू करंट अफेयर्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट,
ऐसे 2 टॉपिक है दैट इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट डे बाय डे, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, उसके करंट अफेयर्स के न्यूज ज्यादा देखिए, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे सेम बुक्स पढ़ रहे हैं और वही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं कि सबको आने वाला है, सबको नहीं आने वाला है। तो मेक श्योर आप क्या करो कि आप जितने ज्यादा ये 2 टॉपिक को एडिशनल एफर्ट्स करो। कौन से 2 टॉपिक्स? एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज्यादा करंट अफेयर्स सोर्सेस से आप पढ़ोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मार्क्स वहां ड्रास्टिकली चेंज होगा। दैट इज नेक्स्ट 90 डेज में इंपॉर्टेंट है कि सीसाइट पर यू गाइस डू नॉट उस पर निगलेक्ट मत करिए। वीकली एक पेपर स्टार्ट करिए सॉल्व करना, एक पेपर वीकली स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। आई एम टेलिंग यू द पेपर सीसाइट का डिफिकल्ट आ रहा है। एंड जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से, उनके लिए तो आई वुड सजेस्ट एक्सक्लूसिवली आप पिछले साल के 2-3 साल के चेक करके दीजिए, मतलब सॉल्व करके देखिए। इफ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स, स्टार्ट सॉल्विंग, मतलब 2-3 दिन में एक पेपर तो भी सीसाइट का सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। अगर सीसाइट की वजह से रुकता है तो उससे बड़ा पेन कुछ नहीं है लाइफ में। हाँ, एंड एग्जाम डे स्ट्रेटेजी मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जाम अभी कैसा है कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने भी आएंगे। ये नया सोर्स आया, ये पढ़ा है क्या, ये चीज नया आया। तो मेक श्योर आप अपने क्लैरिटी में, अपने माइंड में यू आर क्लियर कि आई वांट टू रीड दिस सोर्स। एंड करंट अफेयर्स के लिए जैसे बोला कि यू वुड गो वन स्टेप अहेड, लेकिन स्टैटिक हमारा क्लियर है। रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, डू नॉट फॉल फॉर एनी न्यू मटेरियल एक्सेप्ट फॉर टारगेट शॉट्स एंड एनी न्यू व्हाट यू से, कि यही बोलना चाहता हूँ कि इट्स अप टू यू, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीथिंग ऑन एनीवन, जस्ट मतलब जो भी आपको बेस्ट लगे। लेकिन मैं बोलता हूँ स्टैटिक के लिए बेस्ट सेम सोर्स रखिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूसरे सोर्सेज का इंडेक्स तो देखिए, दूसरे सोर्सेज का इंडेक्स। कभी कभी क्या है, क्वेश्चन इतना इजी था पिछले साल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्वेश्चन आया था पिछले साल, लोगों को वो भी गलत हो गया था, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा ये आया था। अगर सिर्फ आपको पता रहता कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, डिटेल्स में भी नहीं पता रहता कि कौन सा वेवलेंथ है और कैसे कनेक्ट होते हैं, किसने दिया था, उनको यूपीएससी वांट्स कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस रहे, लेटेस्ट थिंग्स के बारे में अवेयरनेस रहे कि न्यूज में क्या है, आगे फ्यूचर में क्या चलने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ये 3-4 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इफ यू वांट टू गेट एन। उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, होलिस्टिक नॉलेज, मतलब क्या है कि थोड़ा भी नॉलेज मिल गया हर एक के बारे में, आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। तो यही बोल रहा था कि लास्ट 90 डेज में डू नॉट गिव अप। यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारा लोड बढ़ना स्टार्ट होता है, और वो सबके लिए, एवरीवन गोस थ्रू दिस फेज कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है, याद नहीं आ रहा है, सबके साथ होता है। और जब जिस दिन आप एमसीक्यू ऑप्शंस देख लेते हो, जिस दिन आप एमसीक्यू देख लेते हो ना, धीरे धीरे माइंड खुल जाता है। तो वो सबके साथ होने वाला है। आई वुड टेल यू कि यू वुड नॉट रिमेंबर थिंग्स नाउ। और जिस दिन आप एग्जाम स्टेज में, क्या बोलते हैं, एग्जाम डे में जाओगे, आपको धीरे धीरे याद आएगा, धीरे धीरे चीजें याद आने वाली है। सिर्फ आपको खुद पर कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो सबसे बेस्ट। इवन निवृत्ति सर और आई वुड टेल फ्रॉम माई सेल्फ कि मेरे को प्रीलिम से हर बार डर लगता है, और हर बार लगता है कि मेरा प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। और आपके साथ भी आई वुड गो एवरीथिंग कि आपको हमेशा ये लगने वाला। आप कोई मॉक टेस्ट दोगे, कोई क्लासेस का आपको लगेगा एक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर है, दूसरे टेस्ट में 60, 70, 80, 90 आ रहे हैं, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने को क्या है कि दूसरे 10,000 स्टूडेंट्स में आने, अपने को टॉप नहीं करना है। तो आपको अपने, तो ये मिस्टेक्स अपने को खुद की मिस्टेक्स पता करनी है और उस पर वर्कआउट करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप गिव अप मत कीजिए। 90% कंपटीशन यहाँ खत्म होने वाली है। अगले कुछ दिनों में आप देखोगे आपका दोस्त बोल रहा है मैं ये अटेम्प्ट स्किप कर रहा हूँ, अगला अटेम्प्ट देता हूँ, मैं अगला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देता हूँ, मेरा मेंस का प्रिपरेशन नहीं है। डेफिनेटली ऐसे होने वाला है, और उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट कभी नहीं आता। आई हैव अ फ्रेंड, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 3 years। उसका लास्ट अटेम्प्ट है और वो यही बोलता कि नहीं अभी लास्ट अटेम्प्ट है, एकदम बढ़िया से दूंगा। प्रीलिम्स का पढ़ाई नहीं हुआ, इस साल आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा, फिर वो आर्ट एंड कल्चर पर पीएचडी करता है। हमें पीएचडी किसी सब्जेक्ट पर करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड इज नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, और वो सबके साथ है। इट्स अबाउट टेम्परामेंट, इसके आगे इट्स अबाउट टेम्परामेंट, खुद पर भरोसा रखना। एंड मैं यही बोल रहा हूँ कि सर एंड आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 5 to 6 years, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे और दिल्ली में। एंड बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नोट्स नहीं है कि वो दिल्ली वालों के पास कोई अलग से नोट्स है और हमारे पास नहीं है। I think so we have better notes in form of target shots than what you say। ये, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ ये मत रखिए दिमाग में, ये मत रखिए कि यार इसके वजह से होने वाला है, नहीं होने वाला है। लोग, आपके रिलेटिव्स, सब लोग आपको डिमोटिवेट करने के पीछे रहेंगे, तो भी यू हैव टू कीप कॉन्फिडेंस। एंड मेरे तरफ देखे तो बोल ही सकते हो, अगर मेरा निकल सकता है ना, तो यू गाइज आर मच अहेड। मतलब आई एम सीइंग इन आवर परिश्रम टेस्ट सीरीज 150, 160 स्टूडेंट्स आर कमिंग डेली। Today's are 58 टेस्ट, 50 कितने हुए, 55 के आसपास हो गए। 55 टेस्ट यू हैव गिवन। दिल्ली में भी आई गारंटी कि अगर कोई एक बंदा मिले जिसने 55 टेस्ट अभी तक कंप्लीट किए हैं और स्टिल 90 days टू गो, मैं यही बोलना चाहता हूँ यू आर वे अहेड ऑफ एवरीवन इन दिस, व्हाट यू से, इन दिस जितने भी प्रिपरेशन में आप सबसे आगे। हमारे साथ प्रॉब्लम है महाराष्ट्र स्टूडेंट के साथ, यू आर लेस कॉन्फिडेंट। आई वांट यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट। और 50 स्टूडेंट्स, आप 50 टेस्ट आप पूछे ना आपके दिल्ली में किसी एक स्टूडेंट को पूछे कि आपने सॉल्व किया या नहीं। आई वोंट फाइंड, मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ कि किसी ने सॉल्व नहीं किया। एंड यू गाइज हैव बीन वेरी सिंसियर। यही है, और कोई डिफरेंस नहीं। इट्स अबाउट टेम्परामेंट, वी हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्फ।
यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो यही मैं चीज बोलना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट 90 डेज कुछ भी हो जाए, वो जो लास्ट 70 मिनट बोलते हैं ना कितने हैं, तो हमारे लिए लास्ट 90 डेज है। मैं यही बोलता हूँ कि सारे फ्रेंड्स के बर्थडे, रिलेटिव्स की शादी, दोस्त का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, फ्रेंडशिप डे, होली, सब कुछ आने वाला है। आई वुड सजेस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इट। लोग कुछ भी बोलने दो, एंटी सोशल बोलने दो, कुछ भी बोलने दो। 90 डेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलिटिक्स में घुसना ही नहीं है। पॉलिटिक्स में बीजेपी कांग्रेस डिस्कशन नहीं, आम आदमी पार्टी को डिस्कशन नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है, स्लो डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोरोना वायरस का क्या हो गया। जब तक आपके लाइब्रेरी में किसी को कोरोना वायरस ना हो तब तक आपको पढ़ते ही रहना है। मतलब आई वुड सजेस्ट उस लेवल का डेडिकेशन लगने वाला है। मैं यही बोल रहा हूँ कि रिफ्रेन फ्रॉम ऑल द रबिश डिस्कशन व्हिच आर गोइंग ऑन। फोकस ऑन ओनली ऑन वन एस्पेक्ट इज योर प्रिपरेशन। बोर होगा किसी दोस्त के साथ थोड़े दिन मूवी जाके आओ 2-3 घंटे के लिए, लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म टाइम पास नहीं करना। एक दिन आएगा, हफ्ते में से एक दिन आएगा जिस दिन लो फील हो रहा है, पंप अप, थोड़ा सा घूम के आओ, कहीं बाहर खा के आओ। लेकिन वो कब करना है, जब आपका पूरा वीक आपने अच्छे से प्रिपेयर किया। ऐसे नहीं कि पहले वीक में पहले खाना खा गया था और फिर पढ़ के, ये नहीं चलेगा। मेक श्योर कि यार कुछ तो आप, अभी बहुत टाइम है लेकिन आज से मेंटली प्रिपेयर रहो कि हमें क्या करना है। एक दिन पहले जाके हमें सेंटर विजिट करके एक बार देख लेना है कि सेंटर क्या है, और कुछ पैनिक नहीं होता कैसा सेंटर है, पूरा सेंटर है, लेकिन यू शुड नो कि यार कौन सा सेंटर है। सेंटर की वजह से कुछ नहीं। अगर फॉर्म नहीं भरा आपने, कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया? क्या भर दिया ना? तो फॉर्म, हाँ, एवरीवन इज गिविंग द सेंटर। तो फॉर्म भर दिया तो डू नॉट वरी कि क्या सेंटर भरा है। कोई आके बोलेगा मेंस के लिए ये सेंटर भरना चाहिए था, वो सेंटर भरना चाहिए था, मेरा सेंटर दूर आया है, डज नॉट मैटर एनीथिंग। हाँ, तो एनीथिंग एनीवेयर कोई भी सेंटर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडली, एक दिन जाके पहले थोड़ा सा देख लो कि क्या सेंटर है, कैसा मतलब माहौल है, तो जस्ट टू नो कि उस दिन आप पैनिक ना करो। बहुत सारे स्कूल्स का नेम होता है A B, तो वो एक थोड़ा सा है। नेक्स्ट है कि जब आप सेंटर के पास मतलब उस दिन जाओगे तो एक दिन पहले आई थिंक सो 4 या 5 बजे तक कुछ पढ़ना नहीं है आपको। 4 और 5 इट्स मोर अबाउट कीपिंग योर माइंड स्ट्रेस फ्री। बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है लेकिन 4-5 के बाद गो एंड रिलैक्स कि कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चीज है कि आपको, मैं बहुत पहले चीजें ये बता रहा हूँ, लेकिन आई वुड वांट यू टू रिमेंबर दिस थिंग। एकदम एग्जाम के एक दिन पहले क्या होता है कि आप पैनिक हो जाते हो, आपके दिमाग में नहीं रहता। अगर आप आज से मैं 2-3 बार बोलूंगा तो उस दिन वो इंप्लीमेंट होगा। और मैं बोल रहा हूँ 20 to 30% इज अबाउट लास्ट डे। 20 to 30% ऑफ योर परफॉर्मेंस इज लास्ट डे, कि उधर जाके अगर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं, आई नो नेक्स्ट 90 डेज में अगर आप और 40 टेस्ट दे दोगे और जितना है वो कर लोगे, क्योंकि अभी ऑल गोइंग थ्रू राइट फेज। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज से वो लास्ट डे के दिन आप पैनिक मत करो। तो यही चाहता हूँ कि मतलब 5-6 दिन पहले पेपर सॉल्व करना बंद करें। सेकेंडली, एक मतलब गुड स्लीप इज मच इंपॉर्टेंट। Carrying water and some few chocolates is few important. Carrying a whitener is also important. कि in case of some emergency, अगर कुछ, हाँ, some emergency, extreme emergency आ गया कि रोल नंबर ही गलत हो गया and he is not giving, and you can use it. मतलब my friends have used it and it has worked. मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन in case of emergency unbearable कि एक क्वेश्चन के लिए मैं चेंज कीजिए, एक क्वेश्चन के लिए व्हाइटनर नहीं, लेकिन आपका पूरा सीरीज ही चेंज हो गया, पूरा सीरीज ही चेंज हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो उस केस में इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज अ व्हाइटनर। तो ये एक फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें मतलब ये मैं बताना मैं चाहता था कि इसके बाद इट्स मोर अबाउट टेम्परामेंट, डू नॉट गिव अप एंड रिवीजन। मतलब यही बोल रहा हूँ कि स्टैटिक पार्ट का जितना रिवीजन करोगे उतना है। क्लोज द बुक एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। सबसे बेस्ट टेक्निक है, बंद करो बुक और याद करने की कोशिश करो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, फिर खोलो, फिर देखो, फिर बंद करो। यही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी आज से बंद, देयर इज नो ग्रुप स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग है। आप उसको समझाने जाओगे, आप उसको ये करने जाओगे, अब वो टाइम चला गया है। इट्स मोर अबाउट इंडिविजुअल। खुद को पता चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। कीप जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स है, कीप अ जेरॉक्स ऑफ इट, क्योंकि बहुत बार ये एक छोटी सी मिस्टेक होती है कि यार लास्ट मोमेंट में नोट्स मिसप्लेस होते हैं, यू आर ऑलवेज पैनिकिंग। जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, कुछ भी आपको लग रहा है कि यार ये मेरा एक बेस्ट ये है, मुझे जरूरत है, वो नोट्स का एक जेरॉक्स कॉपी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में छोटी सी छोटी गलती है, लोग पैनिक हो जाते हैं। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी आप घर पे रख लो सेफ में कि यार in case of emergency कुछ गुम हो गया तो you always have a copy about that. In question answer session I would take all the questions. I used to solve, मतलब मेरे 3 राउंड्स होते थे। फर्स्ट राउंड 1 घंटे में ऑलमोस्ट, कि आई वुड जो भी सिंपल है जैसे 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेकेंड राउंड में मैं क्या करता था, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पेपर देखते, मैं आंसर शीट देखता था कि हाँ आंसर शीट में जल्दी समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर रुका है। तो डू नॉट सी कि क्वेश्चन पेपर नहीं देखना, आंसर शीट देखना है। हाँ मेरा 5th क्वेश्चन गलत मतलब सॉल्व नहीं किया, कम टू द 5th क्वेश्चन एंड फिर उधर देख लिया कि ये 2 में से है। तो जो 2 ऑप्शन वाले जो कंफ्यूजिंग थे तो वो मैं सेकंड राउंड में, एंड थर्ड राउंड में जहाँ मेरे को लग रहा है सिर्फ इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ 3 में से ये सही हो सकता है, तो मैं सिर्फ वो अटेम्प्ट करता था। तो 3 राउंड इज मस्ट, क्योंकि क्या है सेकंड थर्ड राउंड में आपका ब्रेन वर्क करना स्टार्ट करता है, बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होना स्टार्ट करती है एंड यू गेट टू नो थिंग्स बैक ऑफ द माइंड। तो आई वुड सजेस्ट बैक ऑफ द माइंड का जो भी 2 क्वेश्चन वाले डाउट है ना, कीप इट फॉर सेकंड राउंड। फर्स्ट इजी में जनधन क्वेश्चन आया था, जनधन योजना इज रिलेटेड टू व्हाट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री का है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है. तो वैसे क्वेश्चन 35 to 40 क्वेश्चन आई वुड आस्क. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. So that is one thing I would suggest कि 3 rounds is must. And मैं यही बोलता हूँ, इवन इनिशियल 25 क्वेश्चंस नहीं आए, 10 क्वेश्चंस नहीं आए तो पैनिक मत होना. एवरीवन पैनिक्स, इवन आई पैनिक्ड, एवरीवन पैनिक्स. इट्स जस्ट अबाउट दैट टू नो कि यार ये सबके साथ हो सकता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल. वो एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ डिफिकल्ट पेपर आने वाला है एंड मुझे पहले 10 क्वेश्चन नहीं आने वाले. अगर ये माइंडसेट से गए तो क्या होगा, डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन आए तो भी क्या, अगर उसमें से 10 में से 2-3 आए तो आप यूड बी हैप्पी. यार सोचा तो था क्या कि 10 नहीं आएंगे, लेकिन क्या आ गए, 3-4 आ गए. तो इट वुड बी अ पॉजिटिव माइंडसेट. इट्स मोस्ट अबाउट कि यही बोलो कि पेपर डिफिकल्ट आने वाला, यू हैव टू गिव 3 राउंड्स. नहीं आ रहा है, स्किप इट. ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, स्किप इट. ऐसे मत करो कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन पढ़े ही नहीं. कभी सिर्फ ऑप्शन देख के ही आंसर आ जाता. तो क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा लेकिन ऑप्शन ईजी रह सकते हैं. जब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, यू वुड सी कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और आंसर आ गया. और जब भी क्वेश्चन ईजी है तब कन्फ्यूजन है. समझ रहे हो ना. इफ यूपीएससी का स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट, ऑप्शन ईजी, क्वेश्चन डिफिकल्ट. यही है. सिंपल क्वेश्चन को एक एडिशनल टाइम देता था मैं कि जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो आई वुड बी लाइक यार ये गलत हो गया, ये सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, अगर ये गलत कर दिया तो मैं आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. तो आई वुड गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट. मार्क करते समय भी साइमल्टेनियसली मार्क करना चाहिए. मार्क करते समय मैं 2 बार चेक करता था कि सही मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा हाथ के मार्क्स है, वो मैं नहीं छोड़ना चाहता. बाकी एक अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, गलत अटेम्प्ट किया, डज नॉट मैटर, लेकिन जो सही है वो सही करना, उसके लिए एडिशनल एफर्ट. सिंपल क्वेश्चन को, पॉलिटी के क्वेश्चंस को एडिशनल एक बार फिर से देखूंगा कि क्या है. ठीक है. और एनी डाउट्स कुछ इनटू योर प्रिपरेशन चलेगा. आई थिंक सो. होपफुली आपको थोड़ा सा मोटिवेशन गाइडेंस सर की तरफ से मिला होगा. एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ, डू नॉट लूज होप. यू आर वे अहेड ऑफ एवरीवन. सिर्फ 90 डेज कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी इज मस्ट. अगर ऐसा करोगे ना तो मैं यही बोलूँ कि लास्ट ये आपका मतलब 2020 वुड बी द लास्ट ईयर जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ना पड़ता है. तो मेक श्योर ये लास्ट 1 साल है जिसमें आपको पढ़ना है, एंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ इज हेवन. मोस्टली यही बोलते हैं. जाने के बाद पता चलता है कि IRS-IT आई वुड टेल यू कि यू हैव टू रीड 2 times व्हाट यू हैव बीन रीडिंग फॉर UPSC. मतलब द काइंड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज, और इतने बड़े बुक्स हैं इनकम टैक्स के, तो पढ़ाई ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ और मतलब इसके लिए पढ़ाई है वो. तो ऐसे स्ट्रेसफुल पढ़ाई नहीं है. बट आई एम टेलिंग यू कि मेक श्योर दिस इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट, होपफुली कि इसके बाद आपको देना ना पड़े. एंड कीप अ कॉन्फिडेंस. आपके खुद पर कॉन्फिडेंट रखिए कि यू आर डूइंग वेल. पढ़ाई करने के बाद कॉन्फिडेंट, पढ़ाई से पहले कॉन्फिडेंट नहीं रहना है किसी ने. ठीक है. एनी डाउट्स अगर कोई भी है तो यू कैन ऑलवेज कम टू अस विथ योर स्टैटिक एंड करंट. मैं यही बोलना चाहता हूँ कि करंट डिपेंड कि आपका कौन से लेवल के. जैसे आई वॉज एक्सपर्ट, मुझे खुद पर पता था कि यार मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा है, इकोनॉमी बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. कुछ ना कुछ आपको पता चाहिए कि आप किस में स्ट्रेंथ हो. ऐसे 3-4 सब्जेक्ट्स आपको करके रखने पड़ेंगे कि हाँ मुझे नींद में से उठाए तो भी आई वुड बी आंसरिंग देम. स्पेक्ट्रम मुझे किसी ने नींद में से उठा के भी पूछा तो मुझे आना चाहिए. तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे. एंड उसके बाद आपको पता चाहिए कि करंट पर कितना है. पहले स्टैटिक अच्छे से करो एंड देन गो फॉर करंट. या साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो स्टैटिक एंड करंट, बट आई वुड कंसिडर कि पहले स्टैटिक पार्ट कवर कर लो एंड देन गो फॉर करंट अफेयर्स. लेकिन करंट अफेयर्स अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 40%. अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखो तो 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली है. तो आपको बैलेंस रख के जाना चाहिए. 60-40 इज द टाइम आई वुड सजेस्ट फॉर करंट. एंड जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो स्टैटिक भी पढ़ लो उसके साथ. कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन न्यूज़ में पढ़ लो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न्यूज़ में पढ़ लो स्टैटिक पार्ट भी. तो करंट एंड स्टैटिक का लिंक करके 60-40% टाइम में डिवाइड कर आपको पढ़ना. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट तो पूरा स्पीच जो भी डॉक्यूमेंट PIB पर आता है. एंड गो थ्रू द स्कीम्स, जो भी नया स्कीम्स है उसका रिसर्च करो. हर एक टर्म्स, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जो भी नए टर्म्स आए उसका आपको डेफिनेशंस पता चाहिए. ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है बजट में. फिस्कल डेफिसिट ओवर द ईयर्स कम हो रहा है, बढ़ रहा है. टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ रहा है, कम हो रहा है. GST रेवेन्यूज़ कम हो रहा है, बढ़ रहा है. आपका क्या बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट कितना हुआ है. नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में कितना परसेंटेज है. 52%, 54% इज व्हाट यू से डायरेक्ट टैक्स, रेस्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स. आपको थोड़े फिगर्स पर और ट्रेंड्स पर ज़्यादा फोकस करना है बजट
आई थिंक सो बहुत ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए, इट्स मोर ऑफ अ क्रूशियल टाइम, जस्ट कीप कॉन्फिडेंट एंड